my dear. So today we are going to start with the five. Yes. Five. So today we are going to start with the sixth one, that is lead. Okay, my dear students. ये दरवाजा बंद कर दो, वॉइस बहुत हो रहा है. I'm so sorry बेटा, तुम्हें 2 बार मैंने. Okay, my dear. So today we are going to start with the next part of lead. First of all, my dear, ये आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन है. इसमें 6 कार्बन है, ठीक है. ये अनब्रांच्ड है. इसमें देखिए सारे साइडों पे हाइड्रोजन है, कोई इसमें ब्रांच मौजूद नहीं है. सो दिस इज द अनब्रांच. ये अनब्रांच है और इसका नाम हेक्सेन है. जबकि इसके कंपैरिजन में माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लुक अप हियर, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन. ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन है. दिस इज 1 2 3 4 5. दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन. ये मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले थोड़ी सी नेमिंग करवा चुका हूं. तो ये इसमें भी 6 कार्बन है. 1 2 3 4 5 6. इसमें भी 6 कार्बन है. ये अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है. अब जो अनब्रांच्ड जो आपकी चेन्स होती हैं, ठीक है, ये पेट्रोल, ये कार्बन 5 से लेके कार्बन 12 तक की जो चेन्स होती हैं वो पेट्रोल के तौर पे आपको पता होगा इस्तेमाल होती हैं जी, ठीक है. दे आर यूज्ड एज पेट्रोल, ठीक है. तो ये जो अनब्रांच्ड पेट्रोल होता है, ये गाड़ी के लिए इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता. ये गाड़ी में नॉकिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है. नॉकिंग इफेक्ट का मतलब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो झटके ले लेके जो है वो चलेगी, इतना एफिशिएंट वर्क नहीं करेगा. लेकिन ये ब्रांच वाला जो पेट्रोल होता है मेरे बच्चों, दिस इज वेरी एफिशिएंट पेट्रोल. गाड़ी में कोई नॉकिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है. तो साइंटिस्ट ने एक तरीका ढूंढा कि यार अगर अनब्रांच चेन को हम ब्रांच चेन में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें उन्होंने लेड जो है EB दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. ये क्या करता है कि अनब्रांच्ड चेन को ब्रांच चेन में जो है वो चेंज कर देता है. सो द अनब्रांच्ड कार्बन चेन्स दे आर चेंज्ड इनटू द ब्रांच्ड कार्बन चेन, ठीक है. इसकी वजह से आपका फ्यूल जो है वो एफिशिएंट हो जाता है. आपका फ्यूल जो है वो ज्यादा अच्छा जो है वो वर्क करता है. गाड़ी में कोई नॉकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता. लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये लेड इस्तेमाल हुआ है इस अनब्रांच को ब्रांच में चेंज करने के लिए. तो अनब्रांच को ब्रांच में चेंज करने के लिए ये चीज कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हुई है. तो ये फ्यूल के अंदर ही स्टे करेगी, और जब ये फ्यूल के अंदर ही स्टे करेगी तो जब ऐसा फ्यूल गाड़ी में यूज होगा तो हवा के अंदर ये लेड भी जो है ये बाहर निकल आएगा, और हवा के अंदर लेड के पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे. और ये लेड जो है वो जब ह्यूमन बॉडी में जाता है तो स्फीयर हेडेक, सर दर्द शुरू हो जाती है, और ब्रेन ट्यूमर जो है वो इसकी वजह से जो है वो हो जाता है, ठीक है. आप लोग अक्सर देखें कि गाड़ी का शीशा खोल के अगर आप लोग कभी जो है वो बाहर निकले, ठीक है, तो व्हाट वुड हैपन, आपके सर में दर्द शुरू हो जाती है. व्हाई? बिकॉज इन द एयर द लेड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट व्हिच एंटर इन योर बॉडी, और आपको हेडेक शुरू हो जाती है. और ब्रेन ट्यूमर भी इसी की वजह से जो है वो कॉज होते हैं. उसके बाद लेट
जो है वो 80s में जाके जब पता चला कि लेड इतना ज्यादा नुकसान करता है तो इसको बैन कर दिया गया। आप लोग देखें कि ज्यादातर जो फ्यूल स्टेशन अब हैं वहां पे अक्सर लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल। अनलेडेड का मतलब, अन का मतलब नो, लेड का मतलब लेडेड, यानी ऐसे फ्यूल को बनाने के लिए लेड को इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो इसको बैन कर दिया गया था। ठीक है जी, तो इसको लिखने एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ कार इंजन्स contain lead particles, lead causes severe headache and brain tumor। ठीक है जी, तो ये लेड जो है ये आपकी जो गाड़ी से निकलने वाला धुआं है इसमें उसके पार्टिकल्स नॉर्मली मौजूद होते हैं। कब? जब आप लोग लेड वाला पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया है कि लेड क्यों उसमें आता है, क्योंकि लेड का काम होता है कि ये अनब्रांच चेन्स को ब्रांच चेन में चेंज करता है। ब्रांच वाली जो चेन्स होती है वो ज्यादा अच्छा फ्यूल होता है। ठीक है, वो गाड़ी में कोई नॉकिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि अनब्रांच जो फ्यूल होता है वो गाड़ी में नॉकिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। इफ यू आर रिटन इन सेमी रैबिट, Yes, sir. okay, that's fine. Okay, guys. So the last pollutant that is being remain, आखिरी pollutant जो बचा है आपका, उसका नाम है जी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में जो सबसे ज्यादा चीज आपकी मौजूद होती है दैट इज मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है जी, और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है मीथेन की? इसकी फॉर्मेशन होती है डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर। ठीक है जी, सब्जियां या कोई भी जिंदा चीज जब मर जाती है तो वो गलती सड़ती है जी, डीकम्पोज होती है, डिके होती है। तो जब भी कोई चीज डीकम्पोज होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके रिजल्ट में जो है वो आपकी ये मीथेन गैस बनती है। पेपर में वो अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ मीथेन इज फॉर्म्ड इन द एयर। तो मीथेन का सोर्स क्या होता है? तो डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर। सब्जियां जब गलती सड़ती हैं तो उससे जो है वो आपकी जो है वो मीथेन गैस बनती है। और मीथेन जो है ये घरों में सुई गैस के तौर पे भी आप लोग इस्तेमाल करते हो। आपके घरों में जो गैस आती है दैट इज एक्चुअली द मीथेन। ठीक है, तो आप लोगों ने बायोगैस का नाम सुना होगा। बायोगैस भी इसी तरीके से बनती है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, एनिमल डंग होता है, सब्जियां होती है, वो सबको एक जगह पे डाल देते हैं। वो जब गलती से आती है तो उससे जो गैस बनती है वो मीथेन होती है, जिसको घरों में लेके आते हैं और उससे जो है वो आपकी जो है वो चूल्हा वगैरह और चीजें वगैरह जो है वो बर्न हो सकती है। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या होता है? डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर। ठीक है, ये इसका सोर्स है मीथेन का। दिस इज द सोर्स ऑफ मीथेन। अब यहाँ पे जो छोटी सी चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज मीथेन जो होती है या जितनी भी हाइड्रोकार्बन होती है, कोई और भी कार्बन हाइड्रोजन वाली चीज जो है वो अगर एयर में चली जाए जिसमें कार्बन मौजूद हो तो वो चीज ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है जी, ग्रीन हाउस गैस जो है वो हवा में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, वो भी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ जुड़ी होगी तो इसका ग्रीन हाउस फैक्टर 30 टाइम्स ग्रेटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, हमें कैसे नुकसान पहुंचाती है, उसके बारे में मैं तफसील से आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप लिखें कि मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स आर
ग्रीन हाउस गैसेस सर आपने एरो के ऊपर ये लिखा हुआ है सोर्स। अच्छा जी, एंड देयर ग्रीन हाउस फैक्टर is 30 times greater than कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अगली चीज, ये ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ग्रीन हाउस गैस की। अच्छा मेरे बच्चों, इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, एवरीबॉडी जस्ट फोकस। दिस इज अवर सन, ये हमारा सूरज है जी, सन। सन से जो रेडिएशन निकलती है, जो लाइट निकलती है, उस लाइट के दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं विजिबल पार्ट, और इसका एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इनविजिबल, जो हमें नजर नहीं आता। अब इसको गौर से सुनते जाइएगा एवरीबॉडी। जो लाइट का विजिबल पार्ट होता है मेरे बच्चों, वो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट कलर की होती है, और उसके 7 कलर्स होते हैं, विद गोल्ड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है जी। तो ये 7 कलर्स जो है ये मिक्स होकर व्हाइट कलर की लाइट बनाते हैं। इसमें जो रेड वेवलेंथ होती है लाइट की, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ का मतलब होता है कि जो लाइट होती है वो इस तरीके से पहाड़ों की, माउंटेन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो दो पहाड़ों की फासला होता है, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है जी। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अगर किसी वेव की वेवलेंथ रेड से भी ज्यादा हो जाएगी, यानी इससे भी ज्यादा फासला हो जाएगा, तो उसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड, और वो इनविजिबल होती है, आपको नजर नहीं आती। अगर किसी की वेवलेंथ रेड इंफ्रारेड से भी ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं माइक्रोवेव, और अगर किसी की माइक्रोवेव से भी ज्यादा हो जाएगी तो उसको कहते हैं रेडियो वेव। ये तीन वेव्स इनविजिबल होती हैं, आपको नजर नहीं आती। इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इनको हम कहते हैं लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन, लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस। अब आ जाइए अगली चीज पे, वायलेट। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, यानी वेवलेंथ का मतलब वही फासला, तो ये वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है जी। अगर किसी चीज की वेवलेंथ वायलेट से भी थोड़ी हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेस, और अगर किसी की अल्ट्रा वायलेट से भी कम हो जाएगी उसको हम एक्सरे कहते हैं। एक्सरे जो हम लोग अपनी बॉडी के हड्डियों के करवाते हैं तो वो एक्सरे। अगर किसी की एक्सरे से भी कम हो जाएगी तो उसको हम लोग गैमा रे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द गैमा रे। ये जो आपकी रेडिएशंस है ये शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस होती हैं। ये आप लोगों ने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लेकिन चूंकि मेरा यहाँ पे इस्तेमाल होना है इसीलिए मैं जनाब उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, दोबारा से सुने। सनलाइट निकली, उसमें ये विजिबल और ये इनविजिबल दोनों, शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन दोनों मौजूद है। अब सूरज से, सुन लो यार, ये समझना ज्यादा जरूरी है बेटा, ये पहले सुन लो। सूरज से जब रोशनी निकलती है तो उसमें विजिबल और इनविजिबल में लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन बोथ आर प्रेजेंट। अब रास्ते में जब भी कोई चीज आती है तो ये जो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन होती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्ब होकर उस चीज को हॉट कर देती है, गर्म कर देती है। आप लोग धूप में किसी चीज को रखें या खुद खड़े हो जाएं तो आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी, वो चीज गर्म हो जाएगी। वो गर्म क्यों हो जाएगी? लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और ये माइक्रोवेव इसी असूल के तहत बना है। माइक्रोवेव में अगर आप कोई चीज रखते हैं तो वो उसको गर्म कर देती है। कैसे? क्योंकि ये जिसमें एब्जॉर्ब होगी उसको हॉट कर देगी जी। ठीक है। लेकिन ये विजिबल लाइट
और ये गैमा ये वाली शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन ये चीजों के अंदर से गुजर जाती है, ये गुजर के जमीन तक पहुंचती है। जब जमीन पे आती है तो जमीन जो है शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करके क्या करती है, रात के वक्त इनको बाहर निकालती है फिर। लेकिन जब एब्जॉर्ब करती है तो ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस हैं, लेकिन जब रात के वक्त इनको बाहर निकालती है तो ये शॉर्ट से लॉन्ग बन गई होती हैं। आप लोग अक्सर देखें, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, आप लोग बाहर रात के वक्त खड़े हो तो जमीन से ऐसे लगता है जैसे यार कोई हीट निकल के जो है ना मुंह को लग रही है, सारी बॉडी को लग रही है। तो वो हीट जो निकल रही होती है असल में वो ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस में चेंज होती है। तो जमीन लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन को बाहर निकालती है, एब्जॉर्ब करते हुए इनको एब्जॉर्ब करती है। अब जब ये बाहर निकलती है, ये ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है वो क्या करती है कि इन वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी, जिसकी वजह से आपकी हवा का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग के चार नुकसान होते हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर चेंजेस, बारिश होगी तो होती जाएगी, गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ती जाएगी, सर्दियां बढ़ेगी तो बेशुमार बढ़ेगी। दूसरी चीज फ्लडिंग होगी, ये जो आज सैलाब आया था पाकिस्तान में, उसकी वजह क्या थी, ग्लोबल वार्मिंग के सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं और जनाब सैलाब की फॉर्म में चीजें जो है ना बह जाती हैं। और एक्सट्रीम वेदर चेंजेस बता दिए, टेम्परेचर टेम्परेचर राइज होता है। आप देखें कि आजकल हमारे पाकिस्तान का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता जा रहा है, बहुत गर्मी होती जा रही है। दैट इज ड्यू टू द रीजन लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन जो है वो बाहर निकल नहीं पाती, बल्कि हवा के अंदर ये ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद होती हैं जो कि इन लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमारे एयर के एटमॉस्फेयर को जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं और ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है ग्रीन हाउस गैसेस की, अ गैस which absorbs radiations of longer wavelength and increases the temperature and causes global warming। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द ग्रीन हाउस गैस। अच्छा जी, ग्रीन हाउस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के डैमेजेस क्या होते हैं, डैमेजेस बाय ग्लोबल वार्मिंग। पहला क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा क्या होता है जी, एक्सट्रीम वेदर चेंजेस। तीसरा क्या होता है जी, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड लीड्स टू फ्लडिंग। ठीक है जी, ये तीन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप लोगों की जो है वो डैमेजेस होते हैं, नुकसान हो जाते हैं जी। So I think everybody got this concept. Yes, sir. Okay guys, can I rub this one? तो रब कर दूं? Yes, sir.
Okay, my dear students, now your air, oxygen, water, air and oxygen that is completed. Now we are going to start with the water. हम लोग water start कर रहे हैं और water बहुत छोटा सा है. इसमें सबसे पहली चीज हमने करनी है जी प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. कौन सा वाटर आपने प्योर करने हैं? सीवरेज वाटर. सीवरेज वाटर आपको पता ही है, ये जो गटरों के अंदर पानी होता है, ठीक है, इसको जो है वो आप लोगों ने साफ करके और ड्रिंकेबल बनाना है. सुन ले जी, कुछ मुल्कों में पानी, इन सम कंट्रीज द वाटर दैट इज वेरी स्केर्स, बहुत कम होता है. तो उन मुल्कों में फिर पानी को जाया नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है कि उसी सीवरेज वाटर को ट्रीट करके दोबारा से रीयूज जो है वो किया जाता है. ठीक है, और वो जो प्रोसेस होता है उसकी प्यूरिफिकेशन का, उसके टोटल 5 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या होता है मेरे बच्चों कि जो सीवरेज वाटर है उसको बड़े बड़े से रेजर्वॉयर्स में, तालाबों में जो है वो इकट्ठा कर लो. ठीक है, एंड screen them with the large impurities like stones and leaves. उसमें बड़े बड़े जो पीसीज हैं पत्थर के या लीव्स, कोई पत्ता वगैरह उसमें गिरा है तो से आप लोग फिल्टर कर लें इजीली. ठीक है, तो पहला लिख लें कि collect the impure water in large reservoirs and screen them. स्क्रीन का मतलब होता है बेटा फिल्टर. स्क्रीन फिल्टर को भी कहते हैं. विथ लार्ज impurities like leaves and stones. ठीक है जी. So collect the impure water in large reservoirs. Reservoirs का मतलब बड़े बड़े से तालाबों में आप लोग impure water को इकट्ठा कर लें and screen them with the large impurities like leaves and stones. और उसमें से बड़ी बड़ी चीजें हैं, leaves और stones, उनको बाहर निकालना. उसके बाद मेरे बच्चों आपका स्टेप 2 है. In the step 2 what you have to do? स्टेप 2 में आप लोगों ने ये करना होता है कि पानी के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं मेरे बच्चों जो पानी में होते भी इनसॉल्युबल है, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि वो पानी में तैरते रहते हैं हर वक्त और फिल्टर पेपर में से भी गुजर जाते हैं. यानी अगर उनको फिल्टर करें तो फिल्टर पेपर के अंदर से भी पास कर जाते हैं. इतने छोटे वो पार्टिकल्स होते हैं, उनको कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स. तो उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर एक एजेंट डालते हैं, कहते हैं क्लम्पिंग एजेंट. वो क्लम्पिंग एजेंट क्या करता है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स को आपस में क्लम्प टुगेदर कर देता है, जोड़ देता है, एक ग्लू वाला काम करता है. यानी छोटी छोटी पीसेस को जोड़ देगा और जो वो जोड़ के वो एक बड़ा पीस बन जाएगा जिसको आप लोग फिर इजीली फिल्टर कर सकते हो. ओके, सो द सेकंड स्टेप माय डियर, ऐड aluminium sulfate the formula of aluminium sulfate is Al2SO4 thrice in water which will clump together the small suspended particles into larger ones which can easily be filtered. ठीक है जी. So this is the second step. थर्ड स्टेप में क्या करते हैं मेरे बच्चों, थर्ड स्टेप में हम लोग इस तरीके से जो है वो सैंड और ग्रेवल की लेयर ले लेते हैं. सैंड, ये ग्रेवल, फिर सैंड एंड देन ग्रेवल, अगेन सैंड एंड देन ग्रेवल.
तो ये सैंड और ग्रेवल की आप लोग लेयर्स बना लेते हैं। सैंड रेत को कहते हैं, ग्रेवल बजरी को कहते हैं। तो आप लोगों ने सैंड और ग्रेवल की डिफरेंट लेयर्स बना के ये जो पानी आपके पास यहां से है इसको पास करें यहां से, ठीक है जी, इनप्योर वाटर। जब ये इसमें से गुजरेगा तो यहाँ पे वाटर जो है वो वाटर विदाउट सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो कि पानी में होते भी इनसॉल्युबल है लेकिन उसके अंदर से गुजर जाते हैं। तो ये जो सैंड और ग्रेवल की लेयर है ये क्या करेंगी, उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को जो कि आपस में क्लम्प टुगेदर करके बड़े हो गए थे और वैसे अभी भी कुछ सस्पेंडेड थे तो वो उनको ये स्टॉप कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं। तो स्टेप 3 में लिख रहे हैं पास वाटर फ्रॉम डिफरेंट layers of sand and gravel, which will remove all suspended particles from water. ठीक है बच्चों, तो वाटर में से जितने भी आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे जो है वो निकल जाएंगे। डिड यू गेट इट? एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप 4। इन द स्टेप 4 व्हाट कुड हैपन, देख लीजिए सुन लीजिए जरा। इन द स्टेप 4 व्हाट शुड यू डू, पानी जो गटर का होता है, जो सीवरेज वाटर होता है, आपको पता है कि उसमें से कितनी स्मेल आ रही होती है और उसका टेस्ट भी होता है। जो प्योर वाटर है उसका कोई टेस्ट नहीं होता। तो मेरे बच्चों पानी को टेस्टलेस बनाने के लिए और ऑडोरलेस बनाने के लिए, उसकी स्मेल को खत्म करने के लिए, ऑडोर कहते हैं स्मेल को, उसको हम लोग पास करते हैं कार्बन के ऊपर से, कोयले के ऊपर से, चारकोल के ऊपर से। तो वो कोयला जो है वो क्या करता है, पानी को टेस्टलेस बना देता है और पानी को ऑडोरलेस जो है वो बना देता है। ठीक है, आप लोगों के अगर कभी जो है वो सपोज करेंगे मुंह में से स्मेल आ रही है तो आप कोयला लेके अपने दांतों में जरा मुंह पे मारे तो वो स्मेल वगैरह आनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑडोर को और जो दूसरी चीज टेस्ट होता है उसको जो है वो खत्म करता है। तो इसको लिख रहे हैं के पास the water over active charcoal which will remove which will make water tasteless and odorless। ठीक है बच्चों, so this is your step 4। the last step is step 5। in the step 5 what should you do, स्टेप 5 में मेरे बच्चों आप लोगों ने पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए थोड़ी सी क्लोरीन डाल देते हैं। क्लोरीन जर्म किलर होती है, ठीक है, तो वो जर्म्स को मार देगी और आफ्टर एडिंग द क्लोरीन द वाटर वुड बिकम फ्री फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स। तो ये ड्रिंकेबल भी हो जाता है, इसको पी भी सकते हैं जी आप लोग। ठीक है, तो पास सॉरी ऐड क्लोरीन in water which will kill all germs and bacteria in the water। खत्म हो गया। बस ये छोटा सा रह गया, कल इसके पास पेपर भी करेंगे।
कल ये खत्म हो जाएगा बेटा, और इसके पास पेपर भी तो करवाने हैं ना यार, ठीक है। पास पेपर करवा के और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग पीछे से जो है वो शुरू हो जाएंगे। Okay guys, that's it for today. Have a nice time. Take care of yourself. Allah Hafiz.